यहाँ पर बच्चों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को हेडिंग डालनी होगी। और अगर बच्चों आप अपनी बुक से देखना चाहें तो वो बुक में ये चैप्टर है आपकी क्लास 9 की बुक में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों ये क्लास 9 की मैं एनसीईआरटी आपके सामने दिखा रहा हूँ और मैं आपको बच्चे भी बता देता हूँ कि मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम में लिखने के लिए आता भी है। ठीक है ना। तो मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस सारे बच्चे बिल्कुल इसको तैयार करें। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको भी तैयार कर लें। ये सारे डिफरेंसेस आपकी स्कूल बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, एनसीईआरटी में हर जगह लिखे हुए हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कर दीजिए। तो बच्चों मैं अभी आपके साथ थोड़े से न्यूमेरिकल वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस का भी जिक्र किया जाता है, तो आप ये कोलाइडल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि जो कोलाइडल होते हैं, एक सस्पेंशन होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। अगर आप पूरा सुनना चाहें तो पूरा भी सुन सकते हैं। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है। और इनके बीच में जो पार्टिकल का साइज होता है वो कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज। तो बच्चों तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक कोलाइडल। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसको खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि आप उसको देख ही नहीं सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के बिना। इनके बीच में जो पार्टिकल का साइज होता है वो साइज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज। अब आप बच्चों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि वैसे तो अगर नॉर्मल सॉल्यूशन होता है तो उसमें आप सोल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र करते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पहुंचते ही तो वहां पे सोल्यूट का नाम बदल जाता है। वहां पे सोल्यूट का नाम हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या नाम हो जाता है? डिस्पर्स्ड फेज। ये देखिए मैंने अभी अंडरलाइन किया, डिस्पर्स्ड फेज हो जाता है। और अगर आप बात करेंगे सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट का नाम हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज लाई करता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा कि डिस्पर्स्ड फेज का नाम कोलाइडल सॉल्यूशन में आप ऐसे सोच सकते हैं वो एक सॉल्यूट की तरह है, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है। और सॉल्वेंट की मात्रा, जिसको हम वाटर कहते हैं सॉल्यूशन में, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। और सॉल्वेंट को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जानते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सिर्फ नामकरण बदल जाता है। सॉल्यूट का नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट का नाम होता है डिस्पर्जन मीडियम। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब आपको क्लास 11 में फिर से पढ़ाना पड़ेगा अगर आप जेई वगैरह की तैयारी करेंगे। जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व होता है तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम होता है एरोसॉल। जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व होता है तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम होता है एरोसॉल। और लिक्विड बच्चों गैस में कब डिसॉल्व होती है? कोहरे में। जब कोहरा पड़ता है ना तो आपको मुंह पर क्या पड़ती है? पानी की बूंदें पड़ती है। और उन पानी की बूंदें किसमें मिक्स हो जाती हैं? ऑक्सीजन में, गैस है ना, एनवायरमेंट में जो गैस होती है उसमें मिक्स हो जाती है पानी की बूंदें। तो जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व होता है तो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम होता है एरोसॉल। उसका एग्जांपल क्या है? फॉग। फॉग मतलब कोहरा। क्लाउड, मिस्ट। मिस्ट का मतलब धुंध। और बच्चों जब सॉलिड गैस में डिसॉल्व होता है तो भी हम उसको एरोसॉल कहते हैं। उसका नाम होता है स्मोक, धुआं। गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उसको हम लोग कहते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में क्या होता है? उसमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसको इमल्शन कहते हैं। जैसे मिल्क। मिल्क में क्या होता है? दूध वाला आता है और वो क्या करता है? पानी को दूध में मिला देता है, और पानी और दूध को आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये दूध में पानी है कि नहीं है, क्योंकि पूरा होमोजीनियस सॉल्यूशन दिखाई देता है, सफेद सफेद। तो जब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इमल्शन। तो मिल्क कौन से टाइप का कोलाइड है? इमल्शन। सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसको तो सॉल्यूशन या सॉल के नाम से जानते हैं। और उसके एग्जांपल है मट्टी। मट्टी कब बनती है? जब सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व हो जाता है तो बन जाती है मट्टी, ठीक है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसका एक एग्जांपल है। गैस जब सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फोम, रबड़, स्पॉन्ज। लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जेल।
और सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। तो बच्चों मैंने आपको जो अभी बातें बताई, इन बातों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन याद कर पाओगे। समझ पाए? और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने होंगे। बच्चों मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में कोई भी आपसे पार्ट पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप तैयार रखिए कि लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? एरोसॉल। सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है एरोसॉल। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है फोम। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है इमल्शन। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है सॉल। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है फोम। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है जेल। और सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड सॉल्ट। इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चों को ये याद हो जाता है, इसमें ये वाला पार्ट तो सारे बच्चों को याद रहता है लगभग, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या याद रहता है बच्चों को कि लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? इमल्शन बनता है। ये पार्ट सारे बच्चों को याद हो जाता है एक टाइम बाद कि लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? इमल्शन। उसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। और सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है सॉलिड सॉल्ट। जैसे कि जेम स्टोन जो आपने देखे होंगे, है ना, रखे जाते हैं घरों में जेम स्टोन वगैरह। उसके बाद सेंटर टेबल पे आपने देखा होगा कई बार जेम स्टोन रखे जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना होगा लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व है तो इमल्शन, सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व है तो सॉलिड सॉल्व, और अगर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है तो उसको सॉल कहते हैं। आपके पास बाकी सारे पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, कि गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हैं तो फॉर्म कहते हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो भी फॉर्म कहते हैं, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो भी फॉर्म कहते हैं। लेकिन गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया तो फॉर्म कहते हैं, लेकिन लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो उसको जेल कहते हैं। जेल कब बनता है, बटर कब बनता है? जब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो वो कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है? एरोसॉल। उसका एग्जांपल क्या है? फॉग, क्लाउड और मिस्ट। तो बच्चों ये टेबल आपको याद करनी पड़ती है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन का पूरा सार होती है, इसी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने से पहले आपको ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है। और मैंने आपको बता दिया कि ताकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है। साथ ही में मैंने आपको ये बता दिया था कि भैया सस्पेंशन अगर है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखी रहती है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, कोलाइडल हेट्रोजीनियस होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि बच्चों आपको लेयर्स अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे सस्पेंशन क्या होता है? जैसे आपने बुरादा लिया या मोरंग ली, और मोरंग को या डस्ट पार्टिकल्स को उठा के पानी में डाल दिया, तो एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं बनेगी। जैसे आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म लेयर कब बनती है? यूनिफॉर्म लेयर तब बनती है जब मिल्क को मिल्क से डिसॉल्व कर दो तो यूनिफॉर्म लेयर बनती है। आप मिल्क में ये नहीं पता कर पाते हो कि पानी कितना मिक्स है, तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन सस्पेंशन में आपको डस्ट पार्टिकल अलग अलग नजर आएंगे और वाटर अलग नजर आएगा, इसलिए वो सस्पेंशन है, अलग अलग दिखाई देते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा बच्चों और भी प्रॉपर्टीज है, आप इनको जरूर पढ़िए। दो तीन प्रॉपर्टीज जरूर एग्जाम में तैयार करके चाहिए। और अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई कि सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट था कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसमें फेजेस कौन सी होती हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। और बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी पार्ट के अलावा आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप हेडिंग डालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपके क्लास नोट्स अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो याद रखिए हर बच्चा ध्यान से सुन रहा है और वो पढ़ने जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों बहुत आसान सा टर्म है। और ये कौन से चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग ये पढ़ते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। किसमें पढ़ते हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों ये आपकी चैप्टर की हेडिंग है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर बच्चों यहाँ से कोई न्यूमेरिकल पार्ट बनेगा भी तो न्यूमेरिकल पार्ट किस पे बनता है? कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है। और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा
कि इस चैप्टर में कभी कभी सॉल्युबिलिटी के प्रश्न बनते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब बहुत छोटा सा होता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो 100 ग्राम क्या बताया, 100 ग्राम यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सॉल्युबिलिटी जो है वो 20 है कॉमन सॉल्ट की, तो 20 का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। समझ में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो तुम कहोगे सर सॉल्वेंट कितना हुआ, तो बेटा अभी तो हमने तुमको बताया कि सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 80 ग्राम, 100 माइनस 20। तो ये बच्चों आपको याद रखना होगा सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक बार फिर से हम एग्जांपल रिपीट कर देते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी आपकी 20 ग्राम की, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, यानी 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। तो बच्चों सॉल्यूशन 80 नहीं हुआ, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास का सम होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना है बताओ, सॉल्वेंट का मास है 100 कितना है 100 ग्राम है ना, और सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, तो दोनों का सम कितना हुआ 120, तो सॉल्यूशन का मास हुआ 120 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आप जरूर क्लियर कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो। तो सॉल्युबिलिटी क्या नाम है इसका, सॉल्युबिलिटी इसका मतलब होता है अमाउंट डिसॉल्व यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, मुझे ध्यान से पूर्वक सुनिएगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आपको याद रखना। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स टेम्परेचर। इससे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solubility increases। क्या होता है, solubility increases। ये बात बच्चों आपको याद रखनी होगी, इंक्रीजेस। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाली बात पे आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों हम लोग एक बार कॉन्सेंट्रेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टर्म है उसको नीचे किसका लेते हैं। चलिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों एक्सप्रेस करने की मेथड होती है, क्या होते हैं मेथड, तो तीनों मेथड में आपको बताऊंगा। कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट बाय वेट से, वेट बाय वॉल्यूम से, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। इन तीनों मेथड से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस हम कर तो रहे, लेकिन इस मेथड को हम लोग कहते हैं परसेंटेज मेथड। क्या होता है, परसेंटेज मेथड से हम एक्सप्रेस करना, और परसेंटेज के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है 100 होता है। तो जैसे मान लो किसी ने लिख दिया 10% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किसी ने लिख दिया 10% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लो किसी ने लिख दिया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों के अपने अलग अलग मतलब है। तो सबसे पहले हम मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा तीनों के मतलब, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बता दूंगा। पहले वाले पार्ट का क्या मतलब है, पहले वाले पार्ट का मतलब है कि 100 ग्राम, इस वाले पार्ट का मतलब देखिएगा, इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। समझ में, ये पहले वाले पार्ट का मतलब हो गया, समझ में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट के, ठीक है, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaOH। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ 100 ml, बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है वेट बाय वॉल्यूम, यानी आप बोलेंगे 100 ml
सॉल्यूशन में क्या है, आप कहोगे सर 10 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, NaOH। सुनना है, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब समझो बच्चों लास्ट वाले पार्ट का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml सॉल्यूट के, क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बच्चों आपको ये डेफिनेशंस याद रखनी है, ठीक है। जैसे वेट बाय वेट का है तो ऐसे बोलोगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट किया। फिर यहाँ बोलोगे 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट किया। फिर यहाँ 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml सॉल्यूट किया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में होगा ml में, और सॉल्यूट भी ml में। वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इन सब का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बच्चों इनके मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा और भी। जैसे आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मास परसेंटेज, ठीक है, ध्यान से पूछा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा मास परसेंटेज, अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है किसमें, वेट बाय वेट में, तो इस केस में मास परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका मतलब है। फिर से देखो, मास परसेंटेज आपसे और किसमें पूछा जा सकता है, देखिए वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, ml में आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान देते रहिए और आपका काम यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से सोचिए, इसकी हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, लेकिन लिखें कैसे ये आप हमको बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर होगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया बच्चों इसका फॉर्मूला। और बच्चों अगर आपके पास दे दिया जाए मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसका मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट upon volume of yes volume of solution into 100। ये बच्चों, तो आपको ये याद रखना होगा कि मास परसेंटेज के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, मास परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम के लिए आप क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, मास बाय मास के लिए, यानी वेट बाय वेट के लिए आप क्या यूज करेंगे। तो ये बच्चों इतनी ही थ्योरी आपके सिलेबस में, अगर आप हमसे पूछेंगे इसमें कितनी थ्योरी आती है कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स। अब बच्चों अगर आप चाहें तो एक दो क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ वाटर कितना है, वाटर का मतलब क्या बच्चों, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ वाटर कितना है 320 ग्राम, ठीक है, समझ में। और अगर हम आपसे पूछे कॉमन सॉल्ट उसमें कितना था 40 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट यानी कि कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है NaCl, कितना है वो 40 ग्राम। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है, लेकिन किसमें, मास बाय मास परसेंटेज में पूछी जा रही है। तो आप कहोगे सर इसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी फॉर्मूला बताया। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर। याद रखिएगा सॉल्यूशन किससे मिलकर के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है पानी और सॉल्यूट को मान लो नमक है या चीनी भी हो सकता है। चलिए भाई, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 360 इंटू 100। इसको बच्चों सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11% अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है। तो अगर आपसे पास मास